दोस्तों, जब से महिंद्रा ने अपनी थार 5 डोर लॉन्च की है तब से ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में सिर्फ महिंद्रा का नाम ही गूंज रहा है। लेकिन एक समय ऐसा था जब ये कंपनी कंगाल होने वाली थी। इस कंपनी के पार्टनर ने कंपनी को छोड़ दिया था और इसके फाउंडर जेसी महिंद्रा का घर भी बिक गया था। तो दोस्तों, आखिर ऐसा क्या हुआ था जो ये नौबत आई, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए। दोस्तों, महिंद्रा का नाम सुनते ही हमारे दिमाग में आती है थार, स्कॉर्पियो, XUV 700, बोलेरो जैसी गाड़ियां। लेकिन महिंद्रा इन गाड़ियों को बनाने के साथ साथ ट्रैक्टर, बस, प्लेन्स और बोट्स भी बनाते हैं। यही नहीं, महिंद्रा टेक इंडस्ट्री, फाइनेंस, डिफेंस और इंफ्रास्ट्रक्चर इंडस्ट्री में भी अपने मजबूत पैर जमाए हुए हैं। एक तरफ जहां महिंद्रा जावा, SD और BSC जैसी बाइक कंपनी के मालिक हैं, वहीं महिंद्रा इटली की फेमस ब्रांड पिनिनफरिना को भी ओन करते हैं, जिसने हाल ही में लगभग 20 करोड़ की पिनिनफरिना बटिस्टा नाम की एक इलेक्ट्रिक हाइपर कार लॉन्च की है। आखिर आनंद महिंद्रा ने ऐसा क्या कर दिया जो छोटी सी स्टील ट्रेडिंग कंपनी 100 से भी ज्यादा देशों में अपना बिजनेस कर रही है और एक ग्लोबल ब्रांड बनी बैठी है। आज की इस वीडियो में मैं आपको महिंद्रा की हिस्ट्री और बिजनेस एम्पायर के बारे में ऐसी बातें बताने वाला हूं जिन्हें सुनकर आप शॉक रह जाएंगे। दोस्तों, इस कहानी की शुरुआत होती है साल 1892 में, जब पंजाब के लुधियाना शहर में जगदीश चंद्र महिंद्रा ने जन्म लिया। ये अपने 9 भाई बहनों में सबसे बड़े थे, लेकिन बचपन में ही इनके पिता का निधन हो गया, जिसकी वजह से परिवार की पूरी जिम्मेदारी इनके ऊपर ही आ गई। दोस्तों, उस समय अंग्रेजों का राज था और एक आम इंडियन के लिए पढ़ाई लिखाई करना बहुत ही मुश्किल था। लेकिन जेसी महिंद्रा ने पढ़ाई के महत्व को समझा और VGTI मुंबई से अपनी इंजीनियरिंग की पढ़ाई को पूरा किया और अपने छोटे भाई कैलाश चंद्र महिंद्रा को उनकी पढ़ाई के लिए कैम्ब्रिज भेज दिया। पढ़ाई पूरी होने के बाद जेसी महिंद्रा को टाटा स्टील में सीनियर सेल्स मैनेजर के पद पर एक अच्छी जॉब मिल गई और वहां साल 1929 से 1940 तक उन्होंने काफी शिद्दत से काम किया, जिसका नतीजा ये निकला कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान सरकार ने उन्हें भारत का पहला स्टील कंट्रोलर बना दिया। इनके छोटे भाई केसी महिंद्रा अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद अमेरिका में ही जॉब करने लगे। साल 1942 में उन्हें अमेरिका के अंदर इंडियन परचेजिंग मिशन का हेड बना दिया गया और फिर 1945 में जब वो वापस लौटकर इंडिया आए तो सरकार ने उन्हें इंडियन कोल फील्ड्स कमेटी और ऑटोमोबाइल एंड ट्रैक्टर पैनल का चेयरमैन बना दिया। इसके बाद इन दोनों भाइयों को काफी सारे सरकारी और प्राइवेट सेक्टर्स में पद की नियुक्ति के लिए चुना गया, लेकिन इन्होंने अपना कुछ करने के बारे में सोचा। उस वक्त आजादी की लड़ाई चल रही थी और ये समझ गए थे कि जल्द ही भारत आजाद हो जाएगा और आजाद होने के बाद भारत में स्टील इंडस्ट्री काफी ज्यादा ग्रो करेगी। तो इन्होंने स्टील के मार्केट में उतरने के बारे में सोचा। लेकिन इस बिजनेस को शुरू करना इतना आसान नहीं था, क्योंकि इस तरह का बिजनेस शुरू करने के लिए बड़ी रकम चाहिए थी, जिसे जुटाने के लिए इन दोनों भाइयों ने अपना घर बेच दिया और अपने एक दोस्त मलिक गुलाम मोहम्मद के साथ मिलकर एक स्टील कंपनी की शुरुआत की, जिसका नाम था महिंद्रा एंड मोहम्मद। और यहीं से शुरुआत होती है महिंद्रा के बिजनेस एम्पायर की। दोस्तों, आज के समय में महिंद्रा एक ऑटोमोबाइल कंपनी के तौर पर जानी जाती है, जो अपने दमदार गाड़ियों के लिए प्रसिद्ध है। लेकिन इस कंपनी की शुरुआत एक स्टील ट्रेडिंग कंपनी के तौर पर हुई थी। दोस्तों, महिंद्रा ब्रदर्स और गुलाम मोहम्मद ने एक सपना देखा था अपनी इस कंपनी को देश की सबसे बड़ी और प्रॉफिटेबल स्टील कंपनी बनाने का। लेकिन साल 1947 में कुछ ऐसा होने वाला था जिसके बारे में किसी ने नहीं सोचा था। 1947 में जब भारत पाकिस्तान का पार्टीशन हुआ, तब मलिक मोहम्मद हमेशा के लिए पाकिस्तान शिफ्ट हो गए। उनके इस फैसले ने महिंद्रा ब्रदर्स की रातों की नींद छीन ली, क्योंकि सब कुछ दांव पर लगा हुआ था। लेकिन शायद गुलाम मोहम्मद को अपना फ्यूचर पाकिस्तान में दिखा, जो कि उनके नजरिए से सही भी था, क्योंकि मलिक गुलाम मोहम्मद को पाकिस्तान का पहला फाइनेंस मिनिस्टर बनाया गया था। जैसे ही गुलाम मोहम्मद ने महिंद्रा एंड मोहम्मद कंपनी को छोड़ा तो फंड की दिक्कत आने लगी और इस नाम का भी कोई मतलब नहीं रह गया था। वैसे तो कंपनी का नाम बदलने में ज्यादा दिक्कत नहीं आने वाली थी, लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि कंपनी की सारी स्टेशनरी M&M नाम से छप चुकी थी। तो महिंद्रा एंड मोहम्मद से मोहम्मद को हटाकर महिंद्रा एंड महिंद्रा नाम रख दिया गया, ताकि सारी स्टेशनरी M&M के नाम से ही रहे। दोस्तों, वो दौर इस कंपनी के लिए बहुत ज्यादा मुश्किल था। ज्यादातर लोगों का ये सोचना था कि ये कंपनी अब डूब जाएगी, लेकिन महिंद्रा ब्रदर्स की मेहनत रंग लाई और इस कंपनी ने उस मुश्किल दौर में भी सरवाइव कर लिया। वैसे तो महिंद्रा एंड महिंद्रा की शुरुआत एक स्टील कंपनी के तौर पर हुई थी, लेकिन ये कंपनी कुछ ऐसा करने जा रही थी जो भारत में पहले किसी ने कभी नहीं किया था। दरअसल केसी महिंद्रा जब अमेरिका में थे तो वे अमेरिका की सड़कों पर अक्सर जीप को देखते थे और वे इंडिया में भी जीप को लाना चाहते थे। बस फिर क्या था, महिंद्रा ने साल 1947 में विलीज कंपनी से बात की और एक
कॉन्ट्रैक्ट के तहत विलीस जीप को इंडिया में असेंबल करने और बेचने लगे। दोस्तों ये जीप्स सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान मिलिट्री के लिए डिजाइन की गई थी और इसीलिए इनकी मजबूत बनावट और हाई ग्राउंड क्लियरेंस ने इन्हें भारत की उस समय की खराब सड़कों के लिए परफेक्ट बना दिया था। इसीलिए ये गाड़ियां लोगों के बीच काफी पॉपुलर हो गई, जिससे महिंद्रा की इमेज एक ऑटोमोबाइल कंपनी के तौर पर बनने लगी। फिर साल 1951 में जेसी महिंद्रा और साल 1963 में केसी महिंद्रा की मौत के बाद इस कंपनी की बागडोर केसी महिंद्रा के बेटे केशव महिंद्रा को सौंपी गई। दोस्तों कंपनी की सारी बागडोर इनके हाथ में आने के बाद इन्होंने कंपनी को अपने हिसाब से डाइवर्सिफाई करना शुरू किया, जिसकी शुरुआत इन्होंने ट्रैक्टर बिजनेस के साथ की। दरअसल जीप की सक्सेस के बाद महिंद्रा का झुकाव ऑटोमोटिव सेक्टर की ओर ज्यादा बढ़ने लगा और साल 1963 में अमेरिका की इंटरनेशनल हार्वेस्टर कंपनी के साथ एक जॉइंट वेंचर में महिंद्रा ने B275 ट्रैक्टर को लॉन्च किया और सभी तरह के फार्मिंग इक्विपमेंट्स भी बनाने लगे। इसी बीच जन्म होता है हमारी कहानी के मेन हीरो आनंद महिंद्रा का, जो महिंद्रा कंपनी के रेवेन्यू को 80 गुना बढ़ाने वाले थे। जेसी महिंद्रा के पोते आनंद महिंद्रा अपनी स्टडीज के लिए ऊटी के फेमस लॉरेंस स्कूल जाने लगे थे। खैर आनंद महिंद्रा की बात हम आगे करेंगे। अब केशव महिंद्रा के सामने एक सबसे बड़ी चुनौती ये आ रही थी कि उस समय सरकार के लाइसेंस राज के चलते इन्हें प्रोडक्शन में कमी करनी पड़ती थी। यहाँ तक कि कितनी जीप और ट्रैक्टर मैन्युफैक्चर किए जाएंगे ये सब भी गवर्नमेंट ही तय करती थी। इन सब चुनौतियों का सामना करते हुए 80s के दशक में महिंद्रा ने अपने बिजनेस को इंडिया के बाहर भी फैलाना शुरू कर दिया। ईयर 1986 में टेक महिंद्रा की शुरुआत होती है, जो महिंद्रा की दूसरी सबसे बड़ी कंपनी है और इंडिया के टॉप 5 टेक कंपनी में अपनी जगह बनाए हुए है। और फिर आया 90s का वो दशक जब महिंद्रा ने हॉस्पिटैलिटी एंड टूरिज्म जैसे नए सेक्टर्स में कदम रखा और 96 में क्लब महिंद्रा हॉलीडेज की शुरुआत की गई। केशव महिंद्रा जी 40 साल की उम्र में कंपनी के चेयरमैन बनाए गए और 1963 से 2012 तक यानी 48 साल कंपनी के चेयरमैन रहे। दोस्तों अब आपके दिमाग में ये सवाल आया होगा कि जो कुछ महिंद्रा में अच्छा हुआ वो सब तो केशव महिंद्रा के टाइम पर ही हो गया था, तो आनंद महिंद्रा जी ने क्या किया? बहुत कुछ किया, वरना महिंद्रा आज जिस मुकाम पर है वहाँ नहीं होती। हालांकि यंग एज में उनका इंटरेस्ट फिल्म मेकिंग और फोटोग्राफी में था, लेकिन हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से अपनी MBA क्लियर करने के बाद साल 1981 में उन्हें अपने स्टील डिवीजन महिंद्रा यूजिन स्टील को एक आम एम्प्लॉय की तरह ज्वाइन करना पड़ा। उन्हें धीरे धीरे इस काम में मजा आने लगा। साल 1991 में उन्हें कंपनी का डेप्यूटी मैनेजिंग डायरेक्टर, 97 में मैनेजिंग डायरेक्टर और 2001 में वाइस चेयरमैन बना दिया गया। साल 2012 में केशव महिंद्रा ने चेयरमैन पद की जिम्मेदारी आनंद महिंद्रा को सौंप दी। दोस्तों आनंद महिंद्रा के एक होल्डिंग पोजीशन पर पहुंचने से पहले महिंद्रा एंड महिंद्रा कंपनी ने अपने बिजनेसेस को डाइवर्सिफाई तो कर लिया था, लेकिन उनके ज्यादातर बिजनेस किसी फॉरेन कंपनी के रहम पर ही चल रहे थे। विलीस के लाइसेंस पर वो जीप बेच रहे थे, इंटरनेशनल हार्वेस्टर के साथ ज्वाइंट वेंचर में वो ट्रैक्टर बेच रहे थे। उनकी टेक महिंद्रा कंपनी भी ब्रिटिश टेलीकॉम के साथ कोलैबोरेशन में बनाई गई थी। उनका अपना खुद का कुछ नहीं था, जिससे कंपनी का रेवेन्यू और प्रॉफिटेबिलिटी कम हो रहे थे। फिर आनंद महिंद्रा ने अपने स्टाइल में काम करना शुरू किया। उनके अग्रेसिव डिसीजंस और फ्यूचरिस्टिक माइंडसेट की वजह से जहां साल 1951 में महिंद्रा एंड महिंद्रा का टोटल रेवेन्यू 1520 करोड़ था, वो साल 2023 में बढ़कर 1,22,000 करोड़ से भी ज्यादा हो गया। आखिर ये सब हुआ कैसे? चलिए जानते हैं। दरअसल 90s के दशक में सुजुकी, हुंडई और जनरल मोटर जैसी कंपनियों के इंडिया में आने के बाद लोगों के पास टाटा और महिंद्रा के साथ साथ काफी अच्छे ऑप्शंस भी अवेलेबल हो गए थे, जो गुड लुकिंग होने के साथ साथ फ्यूल एफिशिएंट भी थे। लेकिन महिंद्रा अपनी पुरानी जीप में कुछ चेंजेस करने के बाद अरमाडा, मार्शल और अरमाडा ग्रैंड जैसी गाड़ियां लॉन्च करती रही, जिनमें लोगों का इंटरेस्ट कम होने लगा। हालांकि कुछ नए प्रोडक्ट भी लॉन्च किए गए, जैसे फोर्ड के साथ मिलकर फोर्ड एस्कॉर्ट सीडान को लॉन्च किया गया, जो कि बुरी तरह से फेल हो गई। फिर आनंद महिंद्रा जी ने अपनी लाइफ का सबसे बड़ा रिस्क लिया। उन्होंने साल 1993 में अपनी R&D टीम में कुछ चेंजेस करके पवन गोयंका जी को अपनी टीम में लिया, जो उस समय जनरल मोटर्स में इंजन टेक्नोलॉजी के स्पेशलिस्ट माने जाते थे। फिर उन्होंने एक मीटिंग बुलाई, जिसमें उन्होंने पूछा कि एक नए प्लेटफॉर्म पर इंडियन कॉम्पैक्ट SUV को उतारने के लिए कितना खर्चा आएगा। खर्च सुनकर उनके पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि 1000 करोड़ की लागत लगने वाली थी, जो कि महिंद्रा ग्रुप के 4 साल के प्रॉफिट से भी ज्यादा थी। उन्होंने कुछ खर्चे कम कर 550 करोड़ में इस प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाने का ऑर्डर दे दिया। फिर साल 2002 में महिंद्रा की किस्मत बदलने वाली कॉम्पैक्ट SUV स्कॉर्पियो को लॉन्च किया गया, जबकि इसके 2 साल पहले ही इन हाउस इंजन बिल्ड बोलेरो को लॉन्च किया गया था। स्कॉर्पियो और बोलेरो की इस जोड़ी ने इंडियन मार्केट में धूम मचा दी। फिर XUV 300, XUV 500, XUV 700 और थार जैसी गाड़ियों ने यो मानो महिंद्रा को पंख लगा दिए। और दोस्तों आज भी ये गाड़ियां
इंडिया के टॉप सेलिंग एसयूवीज हैं और महिंद्रा के डिफेंस व्हीकल्स पर इंडिया के साथ साथ दुनिया के तमाम देश भरोसा करते हैं। स्कॉर्पियो की सक्सेस के बाद आनंद महिंद्रा ने बहुत सारी कंपनीज को एक्वायर करना शुरू किया। गुजरात ट्रैक्टर्स और पंजाब ट्रैक्टर्स को अपने में मर्ज करने के बाद साल 2010 में महिंद्रा दुनिया की नंबर 1 ट्रैक्टर निर्माता कंपनी बन गई। काइनेटिक मोटर्स, रेवा इलेक्ट्रिक्स और यूके की बाइक कंपनीज जावा, जेएसडी और बीएसए पर महिंद्रा का ही रूल है। साउथ कोरिया की सैंगयोंग और इटली की पिनिनफरिना में कंट्रोलिंग स्टेक लेकर महिंद्रा ने दुनिया को शॉक कर दिया। ये वही कंपनी है जिसने 20 करोड़ की कीमत वाली इलेक्ट्रिक हाइपर कार पिनिनफरिना बटिस्टा को बनाया है। इसके अलावा आज महिंद्रा के पास 2 वर्ल्ड क्लास रेसिंग टीम भी मौजूद हैं। महिंद्रा ग्रुप के टोटल रेवेन्यू का 50% हिस्सा अकेले उसके ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री से आता है। बाकी 31% आईटी एंड टेक्नोलॉजी, 9% फाइनेंशियल सर्विसेज और 10% अलग डिवीजन से आता है। दोस्तों, इतना सब जानने के बाद आप महिंद्रा एंड महिंद्रा के इतिहास और बिजनेस के बारे में तो जान गए होंगे, लेकिन अगर आनंद महिंद्रा की पर्सनल लाइफ की बात करें तो वे एक ऐसे बिजनेसमैन हैं जो समय के हिसाब से बदलते हैं और लोगों की जरूरत के हिसाब से अपना प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक्टिव रहने की वजह से वो सुर्खियों में बने रहते हैं। वहीं अपने बिजी शेड्यूल से कुछ समय निकालने के बाद वो हर साल मुंबई में महिंद्रा ब्लूज फेस्टिवल का आयोजन करते हैं, जो कि फिल्म मेकिंग से रिलेटेड है। उनकी वाइफ अनुराधा एक जर्नलिस्ट थी जो कि आज एक लग्जूरियस एंड लाइफस्टाइल मैगजीन वर्ब की एडिटर हैं। आनंद महिंद्रा ने साल 1996 में नन्ही कली नाम से एक प्रोजेक्ट की शुरुआत की थी, जिसके जरिए ये 5 लाख से ज्यादा बच्चियों की पढ़ाई में मदद कर चुके हैं। इंडियन बिजनेस इंडस्ट्री में उनके योगदान को देखते हुए भारत सरकार ने साल 2020 में उन्हें पद्म भूषण से भी सम्मानित किया था। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है आपको कुछ नई जानकारी मिली होगी। आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली किसी और धमाकेदार वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।